होना है और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में क्या, साथ ही साथ विधानसभा चुनाव होंगे, इसकी तस्वीर भी 4 घंटे के बाद साफ हो जाएगी। तो आपको बता दें, बड़ी खबर इस वक्त की, चुनाव आयोग आज शाम 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और उसमें साफ होंगी कि आखिरकार किन किन राज्यों में कितने चरणों में लोकसभा चुनाव होंगे और उनकी तारीखें क्या होंगी, वो भी साफ होगा। और साथ ही साथ ये पूरा एक तरीके से, अगर लोकसभा का पूरा चुनाव एक तरीके से देखें तो क्या ये 6 चरण में होगा या फिर ये पिछली बार की तरह 9 चरण में होगा, ये तस्वीर भी आज शाम 5 बजे क्लियर होगी। एक राजनीतिक दल के नेता के नाते वो तो सभी से समर्थन मांगना उनका काम ही है, हमसे भी मांगा है। हम भी एक सामाजिक जीवन में हैं और वो एक राजनीतिक दल के अध्यक्ष है। अध्यक्ष अपनी पार्टी के लिए समर्थन की इच्छा करता ही है, वैसे उन्होंने भी व्यक्त की है। अगर हम 48 से लेकर अभी तक का विचार करें तो मैं समझता हूँ कि सूझबूझ बढ़ी है और उस सूझबूझ के आधार पर समाज मतदान करेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। हम केवल मतदाताओं ने मतदान की प्रक्रिया से अपने आप को दूर नहीं रखना चाहिए, इसका आग्रह लेकर हम समाज में जाएंगे। देश में लोकसभा चुनाव का शंखनाद इस वक्त हमारे साथ भोपाल में शोभा ओझा पार्टी की कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। मैम, कैसे देख रहे हैं? अभी कांग्रेस चुनाव जीती मध्य प्रदेश में, लेकिन अभी फिलहाल पिछले चुनाव में आपको 27 सीटें बीजेपी जीती थी। देखिए, जो 27 सीटें बीजेपी जीती थी, उसके बाद पिछले विधानसभा चुनाव में हमने मुक्की खिलाई है। जो 53% इनका वोट शेयर था वो 41 पे आ गया है और अब आने वाले लोकसभा में आप देखिएगा कि इनको 20 से लेकर 30 के अंदर हम सीमित कर देंगे। पूरा मध्य प्रदेश तैयार बैठा है इनको उखाड़ के फेंकने के लिए। इनके जुमलों से, इनकी घोषणाओं से जनता का पेट भर गया है। मोदी जी ने जो 5 साल में ठगा है इस देश को, उसका जवाब देने के लिए, करारा जवाब देने के लिए मध्य प्रदेश तैयार। 2.5 महीने में कैसा, ऐसा कौन सी चीज है कमलनाथ सरकार की जो आपको लगता है कि हाँ, पब्लिक मध्य प्रदेश की जो अपना मूड है, अपना रुख बदलेगी? 75 दिन में केवल 83 वचन हमने पूरे किए हैं, जिसमें किसान का कर्जा माफी से लेके सबसे सस्ती बिजली 44 पैसा पर यूनिट किसान को उपलब्ध कराना, घरेलू बिजली 1 रुपए प्रति यूनिट देना, 27% आरक्षण ओबीसी को देना। जो ओबीसी के मसीहा मोदी जी और शिवराज सिंह जी अपने आप को बताते थे, वो नहीं दे पाए। युवकों को ट्रेनिंग ही नहीं देना, स्टाइपेंड भी 4000 रुपए की देना, उसको रोजगार के अवसर देना। स्ट्राइक जो है, ये एयर स्ट्राइक आपकी कांग्रेस के ऊपर तो नहीं हो जाएगी? देखिए, एयर स्ट्राइक जहाँ तक है, 44 हमारे जवानों ने शहादत दी थी, जिसपे जवानों ने ही एयर स्ट्राइक करी। इसमें बीजेपी का क्या है? जो आरएसएस और बीजेपी अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही, शर्म आनी चाहिए। जो आज तक आजादी के बाद कभी भी बिना वॉर के इतने हमारे जवान शहीद नहीं हुए जो इनके कार्यकाल में शहीद हुए। चुनाव की घोषणा होने वाली है और हमारे साथ बात करने के लिए श्याम जाजू जी हैं, बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। सर, 5 से 7 चरणों में चुनाव होंगे और किस तरीके से आप इस घोषणा को देखते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पहला कार्यकाल पूरा होने के बाद आज स्वाभाविक रूप से अपेक्षित चुनाव की घोषणा के अपेक्षित है। भारत जैसे लोकतंत्र प्रधान देश में चुनाव ये एक उत्सव होता है। सभी पार्टियों को अपना एजेंडा रखकर लोगों से संवाद साधने का एक मौका मिलता है और देश की जनता उसमें जोर खरोश से पार्टिसिपेट कर अपना मत व्यक्त करती है। मुझे ऐसा लगता है कि लोकतंत्र प्रधान देश में इस प्रकार की घोषणा अपेक्षित है, वो आज से हो रही है। और चुनाव आयोग ने कई प्रकार के निर्देश दिए हैं और सख्त हिदायत दी है कि चाहे पुलवामा के बाद की कार्रवाई हो या फिर अन्य जो नियम के दायरे में चीजें होती हैं वही होनी चाहिए, उससे बढ़कर उससे आगे कोई चीजें नहीं होनी चाहिए, नियम का पालन करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ये नियमों का पालन करने वाली, कानून का सम्मान करने वाली और गरिमामय पद, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों के आदेशों का पालन करने वाली पार्टी है। तो चुनाव आयोग जो भी देश के वाइडर इंटरेस्ट में लेकर चुनाव ठीक कराने के लिए जो निर्देश देंगे, हमारे सभी उम्मीदवार, सभी कार्यकर्ता उसका पालन करेंगे।
कहीं ना कहीं ये नहीं लगता है कि 5 से 7 चरण का जो चुनाव जिसकी घोषणा होने वाली है वो थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा छोटी अवधि में चुनाव होता? चुनाव कैसे कंडक्ट किए जाए, कितने फेज में किए जाए और कैसे किए जाए, ये पूरा चुनाव आयोग का काम रहता है। ये पूरा इंडिपेंडेंट एजेंसी है, उसके काम में हम कुछ बोलना नहीं चाहेंगे। चुनाव आयोग जैसे भी करेगा उसको कोऑपरेट करना हमारा काम। कैमरा पर्सन रंजन चंद्रा के साथ अमित पांडे, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया। आज चुनाव का ऐलान हो सकता है सर, 5 बजे पीसी है, पहली प्रतिक्रिया? नहीं, काफ़ी लंबे समय से देश के लोगों को इंतज़ार था कि चुनाव की तारीख घोषित जल्द हो, और निश्चित रूप से चुनाव की तारीख घोषित होने के बाद लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। और आम आदमी पार्टी पूरी तरह से लोकसभा चुनाव के लिए तैयार है, और पूरे दिल्ली के अंदर हमने अपनी तैयारियों को पूरी कर लिया है और पूरी ताकत के साथ आम आदमी पार्टी मैदान में उतरेगी। देखिए, चुनावी रणनीति की अगर बात करें आम आदमी पार्टी की, तो पसोपेश में रही है कांग्रेस के साथ गठबंधन पर। कल भी शीला दीक्षित की सोनिया गांधी से मुलाकात हुई थी। क्या अभी भी गुंजाइश बची है? इन तारीख संभवतः आज आ जाएंगी दिल्ली में, कब चुनाव होने, बहुत कम वक्त रह गया है। क्या पार्टी को लगता है कि अभी भी गुंजाइश बची है? और शीला दीक्षित की सोनिया गांधी से मुलाकात पर प्रतिक्रिया? नहीं, आम आदमी पार्टी को किसी पार्टी से कोई अपेक्षा लेकर नहीं बैठी है। आम आदमी पार्टी चुनाव के मैदान में उतर चुकी है। कांग्रेस पार्टी क्या करती है, वो भाजपा को हराने के लिए काम करती है या भाजपा को जिताने के लिए काम करती है, उसका फैसला है। लेकिन आम आदमी पार्टी जनता के बीच में अपनी पूरी तैयारियों के साथ जो है उतर चुकी है। हम मैदान में आज से पूरे दिल्ली के अंदर लगभग 1000 वॉलंटियर्स जो है उतर रहे हैं, और डोर टू डोर कैंपेन, पदयात्रा हम आज से लॉन्च कर रहे हैं। आज की स्थिति क्या है? आम आदमी पार्टी सभी साथ पर अकेले लड़ेगी और चुनाव जीतेगी। तो आज ऐलान होने वाला है, 5 बजे तक का इंतजार, उसके बाद तस्वीरें तकरीबन पूरी साफ हो जाएगी, एकदम क्लियर हो जाएगा। और उसके साथ ही साथ राजनीतिक दल जो हैं और हर राज्य की स्थिति क्या है और इस वक्त क्या माहौल है, वो समझने की भी हम कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ कोलकाता से आशिका सिंह इस वक्त जुड़ चुकी हैं। आशिका, वहां राजनीतिक समीकरण क्या बनते हुए दिख रही हैं आप? देखिए, पश्चिम बंगाल पर फोकस सभी पार्टियों का बहुत ज़्यादा है। भाजपा के लिए यहाँ पर अपनी बढ़त बढ़ाने का ये मौका है। वहीं महागठबंधन की जो प्रणेता ममता बनर्जी हैं, उनके लिए भी उनकी इज्जत भी दांव पर लगी है, उनकी साख भी दांव पर है। उनके लिए भी पूरा जोर वो लगा रही हैं कि भाजपा यहाँ पर बढ़त ना बना सके। उधर उत्तर प्रदेश से कहीं ना कहीं पिछड़ रही भाजपा का फोकस पूरी तरह पश्चिम बंगाल और उड़ीसा पर है। यहाँ पर बहुत ही आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिलेंगी राजनीतिक गतिविधियाँ। पिछले पंचायत चुनाव में हमने देखा था किस तरह से यहाँ पर राजनीतिक हिंसाओं का दौर चला था। आने वाले दिनों में भी ऐसी घटनाएं यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, चंडीगढ़ का भी रुख कर लेते हैं। हमारे साथ मोहित इस वक्त जुड़ चुके हैं। मोहित, वहाँ क्या? देखिए, चंडीगढ़ को पंजाब और हरियाणा की राजनीति का केंद्र माना जाता है, और इस वक्त मैं चंडीगढ़ में जो पंजाब बीजेपी का ऑफिस है सेक्टर 37 में, वहां पर मौजूद हूं। और जैसे ही लोकसभा चुनाव के ऐलान की बात सामने आई कि 5 बजे निर्वाचन आयोग ऐलान कर सकता है, उसके बाद अचानक ही समीकरण यहां पर बदल रहे हैं। अकाली बीजेपी गठबंधन जो कि एक दूसरे को लेकर ये कहता है कि उनका गठबंधन नाखून और मांस की तरह है, काफ़ी अटूट गठबंधन है। उनकी एक आपस में कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक है, जिसके अंदर पंजाब बीजेपी के जो प्रेसिडेंट हैं श्वेत मलिक और अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल, उनके साथ एक मीटिंग होने वाली है शाम को 4 बजे, जिसके अंदर ये तय होगा कि अकाली दल जो 10 पंजाब की सीटों पर चुनाव लड़ता है और बाकी 3 जो सीट हैं उसके ऊपर बीजेपी चुनाव लड़ती है, उस पर कौन कौन उम्मीदवार होगा, उनके नामों पर चर्चा होगी। और कोऑर्डिनेशन किस तरह से होगा, किस तरह से एक दूसरे की मदद की जाएगी, क्योंकि पंजाब की ये 13 जो लोकसभा सीटें हैं वो काफ़ी अहम है, और इसके ऊपर अकाली दल चाहता है कि एक बड़ी जीत दर्ज की जाए और बीजेपी को एक बार फिर से सत्ता में लाने के लिए अकाली दल के लिए भी ये सीटें जितवाना काफ़ी एक बड़ा साख का सवाल बना हुआ है। बिल्कुल। और अजीत सिंह हमारे साथ लखनऊ से भी जुड़े हुए हैं। अजीत, क्योंकि 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में हैं, बेहद दिलचस्प यहीं पर होने वाला, और यहाँ पर सियासी समीकरण किस तरीके से उठक पटक वाली स्थिति थी वो भी हमने देखा। प्रियंका गांधी एन वक्त पर पहुंचती हैं, वहां पर पूर्वी उत्तर की कमान उन्हें सौंप दी जाती है, बुआ बबुआ साथ आ चुके हैं, और इसी बीच कांग्रेस के साथ गठबंधन करने की जो नीति है उस पर भी अखिलेश यादव अभी चुटकी लेते हुए नजर आए, यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ बोलते हुए नजर आए थे अखिलेश यादव। तो क्या ये माना जाए कि आज 5 बजे
आज तारीखों का ऐलान हो जाएगा, तो ऐसे में जो दोनों ही पार्टी, समाजवादी पार्टी या बीएसपी, कांग्रेस को भी साथ लेने पर सोच सकती हैं, कुछ फैसला आ जा सकता है। देखिए, बिल्कुल अर्पिता, कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश वो सूबा है जहां से दिल्ली का रास्ता तय होता है। अगर उत्तर प्रदेश जीते तभी दिल्ली जीत पाएंगे। शायद ये बात बीजेपी भी जानती है, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी भी जानते हैं और अखिलेश और मायावती भी जानते हैं। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में महागठबंधन के जरिए ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने का प्लान मायावती और अखिलेश यादव का है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से बातचीत की जा रही थी, कहा जा रहा था कि 9 सीटों पर बात बन सकती है, लेकिन कांग्रेस ने अपने 11 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण सीट अर्पिता है बदायूं, जहां से अखिलेश यादव के भाई यानी धर्मेंद्र यादव सांसद हैं, जिसको लेकर काफी नाराज है धर्मेंद्र यादव कि अगर हम अमेठी रायबरेली की सीटें छोड़ी थी हमने, तो आखिर कांग्रेस ने अपनी सूची में सलीम शेरवानी का नाम क्यों बदायूं से दे दिया, क्योंकि वहां बड़ा वोट बैंक है मुस्लिम समुदाय का, लिहाजा वहां समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ सकता है। जिसके बाद अखिलेश यादव और धर्मेंद्र यादव के बीच कई चरण में बातचीत भी। अब देखना यह है कि बीजेपी लगातार अपनी स्ट्रेटजी बना रही कि आखिर जो 73 सीटें हमने 2014 में जीती थी और वोट जो 40% से ज्यादा पाया था उसको कैसे बरकरार रखा जाए। यही वजह है कि जो देर रात एक सूची जारी हुई जिसमें अपना दल और रोम प्रकाश राजभर के कोटे से कई आयोगों को, अध्यक्षों को बनाया गया, तो निश्चित तौर पर अब बदायूं की सीट इस बात को तय करेगी क्या अमेठी और रायबरेली में सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ फिर गठबंधन अपना प्रत्याशी उतारती है या फिर कांग्रेस अपना प्रत्याशी यानी सलीम शेरवानी को हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, वाराणसी का जिक्र तो यहाँ बिना किए हम रह नहीं सकते। नीतीश पांडे हमारे साथ है क्योंकि संसदीय क्षेत्र है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वाराणसी से वो मौजूद है। नीतीश, क्या आपके साथ लोग मौजूद हैं और किस तरीके का माहौल बनारस में है इस वक्त? अर्पिता, जब से लोगों को सूचना मिली है कि आज चुनाव आयोग तारीखों की घोषणा कर सकता है, तो सब में चुनाव को लेकर उत्साह नजर आ रहा है। क्योंकि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है बनारस और यहाँ पर बीजेपी का गढ़ भी रहा है। अब हमारे साथ यहाँ पे कुछ सपा के नेता मौजूद हैं, इनसे जानते हैं किस तरह का उत्साह है इनमें, इन तारीखों को लेकर। क्या तारीख घोषित होती है और क्या आज घोषणा होने वाली है? आप क्या सोचते हैं इस घोषणा को लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को तो पहले से पता था कि घोषणा चुनाव की कब होनी है, क्योंकि अभी प्रधानमंत्री जी परसों यहाँ शंकर भगवान को ही आशीर्वाद देके गए, इस तरीके से उन्होंने किया है। और आज अभी तैयारी किस तरह की है? प्रधानमंत्री जी का आज हमारी समाजवादी पार्टी की तो तैयारी है, सपा और बसपा मिलके भारतीय जनता पार्टी को दहाई से नीचे रोकने का काम करेगी। अभी नीतीश, मैं आपको रोक रही हूँ, जरा इनसे पूछिए कि कांग्रेस के साथ हाथ मिलाएंगे क्या? जी मनोज जी, एक चीज जानना चाहेंगे कि क्या कांग्रेस के साथ आप लोग हाथ मिलाएंगे क्या इस चुनाव के दौरान, इसके घोषणा के या जो भी? कांग्रेस हमारे साथ है, अमेठी और रायबरेली में हम लोग साथ मिलकर लड़ रहे हैं, तो कांग्रेस हमसे बाहर कहाँ है? सपा, बसपा, कांग्रेस और आरएलडी जो साथ मिलकर उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की जो सबसे बड़ी जीत हुई थी, इस बार सबसे बड़ी हार होने वाली तय है। तो क्या अकेले लड़ने में कहीं कोई डर था क्या? साथ में कांग्रेस को भी साथ मिलाएंगे? डर नहीं था। सांप्रदायिक देश तोड़क और अलगाववादी ताकतें जो हैं, जो पूरी तरह से इस देश का अमन चैन बर्बाद कर रही हैं, उनको रोकने के लिए, भ्रष्टाचार रोकने के लिए, जुमलेबाजी रोकने के लिए हम लोगों ने एक जोरदार गठबंधन किया और इस बार तय है कि उत्तर प्रदेश तो पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो जाएगा। और कुछ युवा वोटर भी मौजूद हैं, आप बताइए इस घोषणा को लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या राय है, किस तरह की राय? हम लोग इस बार हमारे हिंदुस्तान के जो प्रधानमंत्री महोदय हैं, हम लोग पूरे हिंदुस्तान के युवा, छात्र, नौजवान पूरे के पूरे मन बना चुके हैं कि इस बार सन 2019 के लोकसभा के चुनाव में हम लोग उनको बदलने का काम करेंगे। कुछ और लोग भी मौजूद हैं, आप बताइए। आपने तो गमछा भी लगाया हुआ है सपा का, तो क्या सोच रहे हैं इस घोषणा को लेकर? क्या सोच रहे हैं इस घोषणा को लेकर? मैं ये सोच रहा हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री और यूपी के मुख्यमंत्री काम किया किसी और का, फीता काट रहे हैं और धर्म के चोले में हम सबको बांट रहे हैं। कुछ और भी युवा हैं, आप बताइए, आप युवा वोटर हैं, आप क्या सोचते हैं इस घोषणा को लेकर? सर, 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी आए थे कि हम लोग विकास के दौर पर काम करेंगे, उनको हम लोगों ने वोट दिया था, लेकिन आज हिंदुस्तान में 2019 आने वाला है, अभी तक पूरे हिंदुस्तान में 4 स्मार्ट सिटी तक नहीं दिखा सकते हैं। क्यों झूठे वादों में हम लोग को बांट रहे हैं? अर्पिता, ये अलग पार्टी की राय है, अलग पार्टी के लोगों की राय है, उनके समर्थकों की राय है,
इसके इतर बीजेपी के जो समर्थक हैं, बीजेपी के जो युवा वोटर हैं और इसके साथ ही बीजेपी के जो नेता हैं वो भी अपनी अलग तैयारी में हैं। इस बार का चुनाव बनारस में खास होने वाला है, पिछले बार से भी खास होने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, युवाओं में उत्साह है। अगर बात करें चाहे वो सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, अगर सपा, बसपा और कांग्रेस तीनों मिलकर अगर साथ आते हैं तो बीजेपी वाले अलग जवाब देने की तैयारी में हैं। तो रणनीतियों का अब दौर जारी हो गया है। अर्पिता, नीरज भी हमारे साथ है इस वक्त और ये हमारे साथ ये जानकारी हम तक साझा कर रहे हैं कि आज क्या हो सकता है 5 बजे से पहले। नीरज, क्या ऐसी भी जानकारी है कि जम्मू कश्मीर के जो विधानसभा के चुनाव हैं, कुछ जानकारी नहीं मिली है, लेकिन इस बारे में बातचीत हो रही थी कि लगातार, क्योंकि जम्मू कश्मीर के चुनाव को लेकर दो पक्ष थे। एक तरफ जम्मू कश्मीर प्रशासन का कहना था कि वहां चुनाव न कराया जाए, दूसरी तरफ राजनीतिक पार्टियों का कहना था कि वहां चुनाव कराया जाए। तो इस बारे में आधिकारिक तौर पे फैसला होगा थोड़ी देर बाद, जब 5 बजे चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा करेगा। ये बताना फिलहाल बहुत कठिन होगा कि जम्मू कश्मीर में चुनाव आयोग चुनाव करा रहा है कि नहीं, क्योंकि पहले से जो प्लानिंग थी उसमें जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की प्लानिंग चुनाव आयोग ने नहीं की थी। लेकिन दौरे के बाद जब चुनाव आयोग की टीम आई है, उसके बाद क्या जम्मू कश्मीर को इंक्लूड किया गया है, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिकारी इस बारे में कुछ बताने से इनकार कर रहे हैं सूत्रों के मुताबिक, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज 5 बजे जब चुनाव की घोषणा होगी तो स्वरूप तय होगा कि देश में लोकसभा चुनाव कैसे कैसे होंगे। 6 से 9 चरण की उम्मीद है, लेकिन इस बात की ज्यादातर उम्मीद है कि 7 से 8 चरण में चुनाव कराया जाए, क्योंकि 6 से 9 चरण का विकल्प जो है चुनाव आयोग ने तैयार किया था, उसमें से एक विकल्प को चुनाव आयोग को चुनना था। लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 7 से 8 या ज्यादा से ज्यादा 2014 की तरह 9 चरणों में चुनाव हो सकते हैं। तो इसके लिए इंतजार करना होगा 5 बजे का। लेकिन सबसे पश्चिम बंगाल की स्थिति बताइए, वहाँ क्या लग रहा है, कितने चरण में चुनाव हो सकता है? क्या पूर्व की तरह ही वहाँ पर 2 से 4 चरण में होंगे चुनाव? आशिका, जी बिल्कुल, पश्चिम बंगाल में चुनाव ये कहा जा सकता है कि 4 से 5 चरणों में होने की संभावना है। 42 सीटें हैं कुल, और यहाँ पर जो माओवादी इलाके हैं खासतौर पर वो बहुत ही सेंसिटिव हैं। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो सुरक्षा बल हैं उनको तैनात करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसे देखकर ये कहा जा सकता है कि 3 से 5 चरणों में यहाँ पर चुनाव होने की संभावना है। ठीक है, हमारे साथ चंद्रमोहन भी हैं, पटना से मौजूद है, वहाँ की स्थिति भी समझ लेते हैं। चंद्रमोहन, चलिए चंद्रमोहन का रुख करेंगे, उससे पहले हमारे साथ विक्रांत भी लगातार बने हुए। विक्रांत, क्योंकि हर राज्य अपने आप में कई चीजें यहाँ बयां कर रहे हैं और उन्हीं को तय करते हुए, उन्हीं सीटों को तय करते हुए लोकसभा का जो महासीट है उनको तय हर राजा यहाँ पर हर वो करेंगे। हमारे साथ भवानी इस वक्त जुड़े हुए हैं। भवानी, जरा स्थिति वहां की बताइए, क्योंकि वहां जिस तरीके की स्थिति हमने पहले भी देखी कि वहां अब जिस तरीके से वहां पर ड्रोन वोन से हमला और इस सब भी पाकिस्तान की निगरानी करने की कोशिश भी दिख रही है। ऐसे में क्या वहां जो चरण है, जो चुनाव होने वाले जितने चरण, वो चरण बढ़ा दिए जाएंगे सुरक्षा की दृष्टि से? संभावना ऐसी कुछ? देखिए अर्पिता, पहले तो राजस्थान में अभी तक एक चरण में चुनाव होते आए हैं, ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि वो शांतिप्रिय स्टेट्स है। लेकिन 2 रीज़न है। एक रीज़न तो ये है कि अभी जिस तरीके की टेंशन है, दूसरा क्या, ईस्टर्न राजस्थान का कुछ इलाका है जहाँ पर ये दिक्कत रहती है। और राजस्थान क्या है कि सबसे, अगर भौगोलिक रूप से देखा जाए तो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्टेट है, इसलिए डिप्लॉयमेंट को लेकर कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं। और अभी की बॉर्डर टेंशन को देखते हुए शायद हो सकता हो कि 2 चरणों में कर दे। पूर्वी राजस्थान के जो कॉन्स्टिट्यूंसीज है उनके लिए और जो पश्चिम राजस्थान उनके लिए 2 फेज़ में ये किया जा सकता है राजस्थान को, इसको देखते हुए इम्पॉर्टेंट। और राजस्थान इसलिए इम्पॉर्टेंट है, अभी आप देखिए, अंदाज़ा लगाइए बीजेपी कांग्रेस के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। एक तो नैरेटिव जो बदला था, 3 विधानसभा चुनाव हुए थे 3 स्टेट के, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसमें राजस्थान सेंटर पॉइंट था। प्रधानमंत्री ने पिछले 15 दिन में राजस्थान में 2 रैलियां की। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी के लिए राजस्थान कितने मायने रखता है। 25 में से 25 सीटें जीती थी 2014 के अंदर, और बीजेपी के पास में अभी 22 सीटें अभी भी है। तो जाहिर तौर पर कोशिश होगी बीजेपी की किसी तरीके से उसको रिपीट किया जाए। लेकिन राजस्थान का पूरा परिप्रेक्ष्य बदल चुका है। सरकार यहाँ पर कांग्रेस की है
और कांग्रेस का पूरा फोकस भी राजस्थान है। कांग्रेस को जो उम्मीदें हैं सबसे ज़्यादा वो राजस्थान से है। इसी वजह से आज ही स्क्रीनिंग कमेटी की दिल्ली के अंदर कांग्रेस की मीटिंग हो रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली पहुंच रहे हैं शाम को। सचिन पायलट जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो दिल्ली पहले ही पहुंच चुके हैं। बाकी जो स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर है वो पहुंच रहे हैं। एक मीटिंग होगी, कल होगी, और स्क्रीनिंग का काम राजस्थान के अंदर कांग्रेस ने काफी पहले शुरू कर दिया। जी ठीक है, हरीश खुराना इसी बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं और मीम अफजल कांग्रेस के और हरीश खुराना बीजेपी के। हरीश खुराना, जिस तरीके से विपक्ष आरोप लगा रही है कि भाई इसलिए डिले हो गया तारीखों के ऐलान में क्योंकि कुछ रिबन्स काटने थे। देखिए, विपक्ष का काम हमेशा आरोप लगाना ही है। सरकार ने फैसला नहीं करना कि कब चुनाव होने हैं, इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना होता है और इलेक्शन कमीशन से कुछ घंटों के बाद चुनाव डिक्लेयर कर देगा। देखिए, जहां तक बात रही भारतीय जनता पार्टी की, उस विद्यार्थी को कभी भी डर नहीं लगता उससे जो पूरे साल पढ़ता हो। हम जनता के बीच में पिछले 5 साल रहे हैं, जनता के बीच में हमने काम किया है, इसलिए हमें चुनावों से तो कोई डर है नहीं। दूसरी बात, पूरा का पूरा संगठन तैयार है और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ रही है, हमें निश्चित रूप से विश्वास है कि हम दोबारा 2019 के अंदर मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखेंगे। मीम अफजल जी, एग्जाम की तैयारी आपकी कैसी है? क्योंकि ये कह रहे हैं साल भर इन्होंने पढ़ाई की है और अच्छे मार्क्स से पास होंगे। कांग्रेस की क्या स्थिति सर? कितने अच्छे मार्क्स से पास होंगे ये तो वक्त बताएगा। कुछ मुद्दे हैं जिन पर आपकी तवज्जो दिलाना जरूरी है। अगर मुद्दों में बात करें, हम सबसे पहले इस बात पर जाएंगे कि 2014 में मोदी जी ने जो वादे किए थे क्या वो पूरे किए? मतलब कितने मार्क्स से होंगे वो तो संशय है, लेकिन आप इसके बारे में पास होने से पहले अभी बहुत सारे सवालों के जवाब देने हैं। हाँ। आप मुझसे सवाल कर रही हैं कि नहीं, आपसे ही सवाल कर रही हूँ मीम अफजल जी, लेकिन उन्होंने जो आपकी बात पकड़ी मैंने सोचा वो बता दूं आपको, उसमें भी स्पष्टीकरण दे देंगे आप लगे याद। जी जी बताइए। वो कह रहे हैं आपने ये कह दिया कि कितने 90% से पास होंगे, 100% नहीं, मैं आपका सवाल नहीं लेकिन सुना, पास मैं तो हो जवाब दे रहा था। दीजिए दीजिए, बिल्कुल। मैंने तो नहीं कहा बिल्कुल, मैंने नहीं कहा बिल्कुल। चलिए आप अपनी बात मैंने सिर्फ ये कहा है कि ये तो वक्त बताएगा कि पास होंगे या फेल होंगे। देखिए, बुनियादी बात यह है कि मुद्दे बुनियादी क्या हैं। सबसे पहला मुद्दा तो यह है कि आपने जो 2014 में वादे किए थे वो किस हद तक पूरे किए। क्या लोगों के अकाउंट में 15-15 लाख रुपया आया? क्या 80 लाख करोड़ रुपया बाहर से जो ब्लैक मनी पड़ा हुआ था आपके दावे के मुताबिक वो आप वापस ले आए? क्या आपने नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा किया था उसको पूरा कर दिया? क्या आपने किसानों को 50% मूल लागत का प्रॉफिट देने का जो वादा किया था क्या आपने उसको पूरा कर दिया? क्या आपने लाखों करोड़ रुपए की जो किसानों के कर्जे थे उसमें आपने क्या, सेंटर ने क्या किया? आपने आखिर में आकर के 5 साल जब गुजर गए, जब बिल्कुल आप कगार पे आ गए हारने की, तो आपने कहा कि हम आपको 17 रुपए फी फैमिली पर डे जो है किसान को राहत दे रहे हैं। और ऐसा ऐलान किया जैसे पूरी बादशाहत लुटा दी हो। एक तरफ लाखों करोड़ के कर्जे लेकर के लोग गायब हो रहे हैं नीरव मोदी की शक्ल में और उसकी शक्ल में, और दूसरे बहुत सारे जो हमारे बड़े बड़े देनदार हैं सरकार के, उनके ऊपर पैसा बकाया एनपीए हुआ है लाखों करोड़। और दूसरी तरफ किसानों को 17 रुपये रोज़ दिए जा रहे हैं पूरी फैमिली के लिए। 3 रुपये एवरेज आता है, 3-3.5 रुपया। तो आप समझते हैं कि ये सवाल नहीं उठेंगे? ठीक है, हरीश खुराना कुछ कहना चाह रहे हैं सर, 10 सेकंड उसके बाद आप डेवलपमेंट पर आएंगे कि आपका जो डेवलपमेंट हुआ है। जी देखिए अर्पिता जी, एक बात जरूर कहें। देखिए अर्पिता जी, एक बात समझिए, परफॉर्मेंस का पैमाना क्या होता है? परफॉर्मेंस का पैमाना होता है जनता के बीच में जाके जो चुनाव होते हैं उसके बीच में पैमाना होता है। आप पिछले 5 साल के चुनाव देख लीजिए राज्यों के, कुछ ये लास्ट के 3 चुनावों को छोड़ के हम तकरीबन सारे चुनाव जीते हैं। ये पैमाना होता है कि जनता का विश्वास नरेंद्र मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर है। दूसरी बात, कांग्रेस के हालत में, मैं कांग्रेस की बात पे टिप्पणी करना चाहता हूं। अगर कांग्रेस ने तैयारी करी होती तो आज इनको बैसाखी की जरूरत क्यों पड़ती? समाजवादी पार्टी तक ने तो उनको कह दिया कि हम हमारा गठबंधन का हिस्सा तो हैं, हमने 2 सीटें दे रखी हैं। हैरानी देखिए इस बात की
कि 0.8% जिसके चुनावों के अंदर वोट प्रतिशत था उसको तो आप 3 सीटें देते हैं, और जो 7-8% मिलते हैं यूपी के अंदर कांग्रेस को, उसको आप 2 सीटें देते हैं। तो ये तो हालत कांग्रेस का है। अरविंद केजरीवाल साहब और कांग्रेस के गठबंधन दिल्ली के अंदर लगभग तय होने जा रहा है। आप जितना मर्जी मना कर दीजिए, कल भी चर्चाएं थी कि गठबंधन होगा। मायावती के साथ आपकी, ममता बनर्जी के साथ आपको गठबंधन करने की जरूरत पड़ रही है, नायडू के साथ आपको गठबंधन की जरूरत करनी पड़ रही है। अरे अगर मोदी जी का डर आपको नहीं है तो आपको गठबंधन करने की जरूरत नहीं थी। इसका मतलब आपको मोदी जी का डर है ना कि अकेले मोदी जी को वो हरा नहीं सकते, इसलिए गठबंधन का ये नाटक रचाया जा रहा है। तो इसलिए मेरा कहना है कि है 2019 की वो बहुत टफ है, जिसके कारण अब बैसाखी का सहारा आपको लेना पड़ रहा है अलग अलग दल के तौर पे। देखिए, अफजल साहब, इस बैसाखी का सहारा क्या भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लिया? 1989 में भारतीय जनता पार्टी ने किस बैसाखी का सहारा लिया था? जी जी, मैं जवाब दे रहा हूँ। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, थोड़ी सी डिले है, लेकिन हाँ बोलिए। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी। 1989 में भारतीय जनता पार्टी ने कौन सी बैसाखी का सहारा लिया था? उसके बाद मुसलसल बैसाखी का सहारा लेने वाले और इस सरकार में भी बैसाखियां लगाने वाले हमारी बैसाखी पर सवाल उठा रहे हैं। बड़ी अफसोस की बात है। खुराना जी, आपके बैसाखियां कितनी हैं गिनी हैं कभी? आपने इस वक्त भी आप जितनी बैसाखियों पर चल रहे हैं उनको जरा गिन लीजिए। शिवसेना जैसी बैसाखी जो रोज एक्सीडेंट करती है आपका, वो भी आपके साथ है। खुराना साहब, और आप मजबूर हैं, हमसे तो कह रहे हैं हमने नहीं हो रही है। बात हो रही है कि आपकी हैसियत का गिन रहा है विपक्षी दल, बाकी आपके सहयोगी दल आपकी हैसियत का गिन रहे हैं, वो की बात हो रही है। बात गठबंधन की नहीं है। गठबंधन करना आपका हक है, लेकिन हालत क्या है? समाजवादी पार्टी आपको 2 सीट देने को तैयार नहीं है। तेजस्वी यादव से आप अभी गिड़गिड़ा रहे हैं। ममता बनर्जी आपको सीट देने को तैयार नहीं है, नायडू आपको सीट देने को तैयार नहीं है, शरद पवार आपको भाव नहीं दे रहे हैं। अरे आपको भाव कौन दे रहा है? सवाल यह है कि मुख्य विपक्षी दल जिसके 44 सीटें आज नंबर 2 की पार्टी है हिंदुस्तान के अंदर, उसका हालत ये हो गई है कि उसको दर्द जाके हाथ जोड़ने पड़ रहे हैं कि हमें इतनी सीटें दे दो। सवाल इस चीज का है, सवाल गठबंधन का नहीं है। सवाल इस चीज का है कि आपको आपकी हैसियत क्या बताई जा रही है? हमारा हिसाब दे रहे हैं, अपना हिसाब दे रहे हैं। डाइवर्ट नहीं कर सकते, डाइवर्ट नहीं कर सकते। अरे मीम अफजल साहब, आप हमारा हिसाब ले रहे हैं कि अपना हिसाब दे रहे हैं? मीम अफजल साहब, देखिए सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि आपने ढिंडोरा पीटा था महागठबंधन का कि भाई महागठबंधन बनाएंगे। महागठबंधन नहीं बन पा रहा है। यहाँ छोटे छोटे गठबंधनों में दिक्कत है। आपका समाजवादी पार्टी और बीएसपी, बुआ बबुआ ने आपको नहीं लिया, उस पर भी राय चल रही है। 2 सीटें दान के तौर पर आपको दे दी गई हैं, तो आपसे इसी तरह सवाल उठेंगे ना। और कुछ सवाल अर्पिता जी हमसे जरूर सवाल कीजिए, कुछ सरकार से भी सवाल कर लीजिए कि क्या डेवलपमेंट हुआ। मैंने पहला सवाल पूछा था कि जो इन्होंने वादे किए वो पूरे हुए नहीं हुए। आपको वो भी सवाल करना चाहिए इनसे, खुराना जी से। हम पर सवाल उठाने की बजाय पहले जो आप पर सवाल उठाए गए हैं उनका तो जवाब दे दीजिए। सरकार का काम जवाब देना है, मैं कुछ सवाल उठाना है अपोजिशन पर। अगर हमने काम नहीं किए होते तो 5 सालों के अंदर जितने चुनाव हुए हैं, सिर्फ ये मध्य प्रदेश राजस्थान को छोड़ के, छत्तीसगढ़ को छोड़ के हम तमाम चुनाव जीते हैं। ये हमारा सफलता का पैमाना है, हमारे काम करने का पैमाना है। मैं ये बात क्योंकि इस वक्त ये दिखाना बेहद जरूरी है कि लोकसभा नतीजे 2014 के क्या कह रहे थे। कुल सीटें 543 थी, जिसमें बीजेपी को 336 सीटें मिली थी, कांग्रेस प्लस 60 सीटें और अन्य के खाते में 147 सीटें गई थी। यानी जो स्थिति थी 2014 में, वो मैं आपको बता रही हूं क्योंकि राह अब 2019 की है। बीजेपी ने जहां क्लीन स्वीप किया था 2014 में, गुजरात में 26 में 26, राजस्थान में 25 में 25, हिमाचल में 4 में 4, उत्तराखंड में 5 में 5 और दिल्ली में 7 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। एक तरीके से कहा जाए तो क्लीन स्वीप यहां बीजेपी की तरफ से। 10 साल में कौन कहां रहा, ये जरा देख लीजिए। ये भी बेहद अहम है क्योंकि 2009, 2014, 2019 बीजेपी 116, 282 और कांग्रेस जो है वो 206 और 44। ये स्थिति जरा देखिए। और चुनाव जो जानकारी है, 17वीं लोकसभा के लिए ये चुनाव होगा। 30 साल बाद किसी एक पार्टी को पूरा बहुमत मिला था। तकरीबन 89.9 करोड़ मतदाता, 1.6 करोड़ नए मतदाता इस बार। 543 सीट के लिए चुनाव, 131 सीट SC/ST के लिए रिजर्व है, 272 सीट पर बहुमत है। 644 पार्टियों ने 2014 में चुनाव लड़ा था।
66 महिलाएं, जी हाँ 66 महिलाएं सांसद लोकसभा में अभी हैं। और जरा स्थिति देखिए, बहुत अच्छे से भाप गए होंगे हरीश खुराना जी, आप क्या ये मान रहे हैं क्योंकि 2014 में जो स्थिति थी, अब वो लहर, वही परचम बीजेपी का आप महसूस कर रहे हैं? क्योंकि ग्राउंड से जुड़े जरूर होंगे और पता कर लिया होगा आपने कि स्थिति क्या बनने वाली है। सर देखिए, मैं आपके चैनल के ऊपर एक चीज कमिटमेंट कर सकता हूं और मैं बहुत कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूं, हम पिछली बार से ज्यादा सीटें जीत के आएंगे, हमें पूर्ण रूप से विश्वास है। और उसके बहुत सारे कारण, एक कारण नहीं है। जिस प्रकार से हमारा ग्राफ बढ़ा है पिछले 5 सालों के अंदर काम के बिना के ऊपर, वो अपने आप में दिखाता है, पहली बात। और दूसरी बात ये, अगर मैं फिर कह रहा हूं, अगर मोदी जी का डर इन लोगों को नहीं होता तो ये महागठबंधन का जो नाटक चल रहा है वो क्यों होता? अपने अपने राज्यों में लड़ते। सवाल इसी चीज का है ना कि इनको डर क्या है। आज तक इन लोगों ने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं दिया, सिर्फ एक ही इनका एजेंडा है, मोदी जी को कैसे रोके। मोदी जी को रोकने का कारण इसलिए है क्योंकि उनकी जो सफलता है और उनकी जो पैमाना, इनका ग्राफ है, वो दिन ब दिन ऊपर जा रहा है। यही कारण है ना, और क्या कारण है? हरीश खुराना जी, लेकिन क्या ये मानेंगे कि महागठबंधन जिस तरीके से बन रहा है, या छोटे छोटे गठबंधन कह लीजिए, क्योंकि महागठबंधन इसको नाम नहीं दिया जा सकता, अभी स्थिति वैसी बनी नहीं है, छोटे छोटे ये जो गठबंधन बन रहे हैं, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में, क्योंकि प्रियंका गांधी को राजनीति में उतारने की काफी दिन से चर्चा थी, वो राजनीति में उतर गई है और 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में है, रास्ता दिल्ली की सत्ता के लिए यहीं से होकर निकलता है। सर, तो वहां आप सोच रहे हैं आपका कॉम्पिटिशन टफ हो गया प्रियंका गांधी के उतरने से? देखिए, एक बात समझ लीजिए, और ये भी मत भूलिएगा बुआ बबुआ भी साथ आ गए। देखिए, एक बात समझ लीजिए, हम हर राज्य के अंदर इन लोगों को हरा के आए हैं पिछली बार भी, चाहे वो ममता जी हों, चाहे वो नायडू जी हों, चाहे वो लालू जी हों, इन सबको हरा के हमने करा है। अब ये इकट्ठे हो जाएं, नहीं इकट्ठे हों, क्या है, क्या, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि जनता जानती है, जनता देख रही है कि एक तरफ वो लोग हैं जो सिर्फ सत्ता के पीछे, लालच के पीछे ये इकट्ठे होने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी के हमारा एक चेहरा है जिन्होंने 5 साल लगातार काम किया है, उसके बिना के ऊपर हम वोट मांगने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जब वो पैमाना तय होगा, और कोई जनता बेवकूफ़ नहीं है, जनता आज की डेट में बहुत समझदार है, वो देख रही है कि एक तरफ वो लोग हैं जिनका प्रधानमंत्री कैंडिडेट नहीं मालूम, 9-10 प्रधानमंत्री कैंडिडेट हैं, इनका कोई प्रोग्राम नहीं है, सिर्फ इनका जो जुड़ने का मकसद एक ही है कि मोदी जी को कैसे रोका जाए। उसके बिना पे नेगेटिव पॉलिटिक्स के ऊपर राजनीति नहीं हो सकती। जनता बहुत समझदार और युवा जनता है। इसी बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार हमारे, और मैं मीम अफजल से 10 सेकंड में जवाब ले लूं। मीम अफजल साहब, देखिए, कमियां कांग्रेस ने दे दी, आपने एक तरीके से उंगली पकड़ा दी, तो अब उसका साथ लेकर तो बीजेपी देखिए चलती नजर आ रही, क्योंकि आप पे आरोप लगाएगी सीधे तौर पर। महागठबंधन का एक पूरा जो ढांचा था वो अभी तक तैयार नहीं हो पाया, पीएम पद के लिए कोई चेहरा सामने नहीं आ पाया, तो कांग्रेस ने कमियां दे दी ना, बीजेपी इसीलिए इसको बनाने की कोशिश में लगी है। अर्पिता जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जब अभी खुराना साहब के कहने के मुताबिक पहले से ज़्यादा सीटें आ रही हैं, मोदी जी और भी ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं, भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहरा रहा है, भारतीय जनता पार्टी सब तरफ जीत के झंडे गाड़ रही है। हालांकि 3 स्टेट अभी हाल ही में हारे हैं, उसका जिक्र नहीं किया। यही पॉपुलर मोदी साहब, इनकी तस्वीर पूरे प्रोपेगेंडा मटेरियल से, पब्लिसिटी मटेरियल से तीनों स्टेट्स में गायब क्यों की गई, इसका जवाब दे दें। क्यों मोदी जी का इस्तेमाल नहीं किया गया? चूंकि मालूम था आपको कि आप तीनों स्टेट हार रहे हैं, और मोदी जी को आप उसका श्रेय नहीं देना चाहते थे। इससे पहले हर स्टेट में आप मोदी जी का फोटो लगाकर इलेक्शन जीतते थे और कहते थे कि हम मोदी जी के नाम पर इलेक्शन जीतते हैं, और आप 3 स्टेट हार गए, वहां से आपने फोटो गायब कर दी। अच्छा रामकृपाल जी, जरा बताइए, क्योंकि 3 स्टेट हार जाना क्या ये पूरे लोकसभा की तस्वीर तय कर देगा? इससे आकलन लगाया जा सकता है क्या? आप तो इत्मीनान के साथ बैठिए। देखिए, क्या होगा कहना बहुत मुश्किल है। हालांकि देखिए, विधानसभा के इलेक्शन और लोकसभा के इलेक्शन जरूरी नहीं है कि उनके नतीजे हमेशा हों। अतीत में ऐसे ही हुआ है। 400 सीटें राजीव गांधी को मिली थी, पूरे देश में राजीव गांधी जीते थे। कर्नाटक में भी सारी सीटें उनको मिली थी, लेकिन 100 दिन के भीतर कर्नाटक विधानसभा को भंग करके राजीव जी ने वहाँ चुनाव कराया और कांग्रेस हार गई, और जनता पार्टी की सरकार आई रामकृष्ण हेगड़े के नेतृत्व में। खुद बीजेपी के दौर में क्या हुआ है, देखिए, दिल्ली में 7 सीटें जीते थे, केजरीवाल आ गए, बिहार में भी ऐसे ही हुआ। तो देखिए, विधानसभा के इलेक्शन के नतीजों को लोकसभा के इलेक्शन से जोड़ना मुझे लगता है उचित नहीं होगा। अभी तो आज घोषणा होगी, माहौल क्या बनता है, धीरे आने वाले समय में सारी पार्टियां अपनी जीत के दावे करेंगी, और सबको उनका हक है, अपोजिशन का भी हक है जीत का दावा करे, और बीजेपी का भी हक है। ठीक है,
ठीक है, नीतीश हमारे साथ हैं और उस जगह से हैं जिस पर नजर काफी ज्यादा है, क्योंकि बनारस से मौजूद है, वो वाराणसी में है और वहां वो पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है। अब नीतीश, उससे पहले हमने देखा था कुछ लोग थे जो कई सवाल उठा रहे थे। इस वक्त क्या आपके साथ कोई लोग मौजूद हो? अगर हैं तो उनसे बात कीजिए, नहीं तो स्थिति जरा बताइए, लोगों के मन में वहां क्या चल रहा है? अर्पिता, चूंकि बनारस प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है और बनारस का लगाव भी प्रधानमंत्री से है, लेकिन यहाँ पर जो विरोधी पार्टी, जो अगर बात करें सपा बसपा, ये जो गठबंधन वाली पार्टी है, इसके साथ कांग्रेस, वो कुछ मुद्दे उठा रही है। हमारे साथ सपा के कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं मुद्दे क्या है, किन मुद्दों को लेकर आप लोग इस चुनाव में बीजेपी को साधने की तैयारी में हैं, क्या करना चाहते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी का जो क्रियाकलाप है, प्रधानमंत्री जी सिर्फ भाषण देना चाहते हैं और राशन की व्यवस्था नहीं करते। चाहे नौजवान का सवाल हो, चाहे मजदूर का सवाल हो, बेरोजगार का सवाल हो, किसी के लिए उन्होंने समुचित रूप से उसका परिवार कैसे चले, उस पर कोई व्यवस्था नहीं बनाई। केवल बोलते रहे, लगातार बोलते रहे। बनारस को उन्होंने वादा किया था कि क्योटो बनाएंगे, लेकिन बनारस को क्योटो नहीं, टोटो नगर बना दिया, बनारस को जाम का शहर बना दिया। मनोज जी, इतने मुद्दे हैं तो सवाल एक ही, अकेले चुनाव क्यों नहीं लड़े आप लोग? गठबंधन की क्या जरूरत पड़ी? और दूसरी चीज, अगर बात करें कांग्रेस को भी साथ लेने की बात कह रहे हैं, तो क्या अकेले लड़ने में कहीं ना कहीं कोई डर था या क्या था? देखिए, ये जो गठबंधन है वो हमारा विचारों का गठबंधन है, ये कोई चुनाव का गठबंधन नहीं है। चाहे डॉक्टर अंबेडकर जी हो, चाहे डॉक्टर लोहिया हो, ये सब लोग मिलकर लड़े, फिर नेताजी और कांसीराम जी मिलकर के लड़े, अभी बहन मायावती जी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इनसे विचार कब मिल गए इनकी अचानक से? जो सरकार बनी है, अर्पिता, सरकार में अर्पिता, अभी इनके आपके विचार कब मिल गए? कौन से विचार मिल गए, कब मिल गए आप लोगों के विचार? मैं वही आपने माइक दूसरी तरफ अपनी तरफ ले लिया। मैं याद दिला रहा था आपको कि डॉक्टर अंबेडकर और डॉक्टर लोहिया मिलकर काम करना चाहते थे, लेकिन कर नहीं पाए। बाद में नेताजी और आदरणीय कांसीराम जी ने मिलकर काम किया, उसका रिजल्ट पूरा देश और प्रदेश देखा। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, लगातार आरएसएस के लोग अभी विश्वविद्यालयों में 13 पॉइंट रोस्टर करके। अच्छा नीतीश, मैं फिर से आपको रोक रही हूँ, जरा इनसे ये भी पूछ लीजिए कि जो ये गठबंधन की गांठ एक ही रहेगी समाजवादी बीएसपी की, या इसमें एक गांठ और पड़ेगी कांग्रेस की? इस गठबंधन की जरूरत पड़ी और हम लोग इसलिए साथ आए। क्या ये गठबंधन एक ही रहेगी या कांग्रेस के साथ और भी जुड़ेगी, या आगे के दिनों में प्रभावित भी होगी, या क्या आगे की तस्वीर क्या है? देखिए, ये जो हमारा गठबंधन है उसमें कांग्रेस भी रायबरेली और अमेठी में है, आरएलडी भी है। ये एक विराट गठबंधन है और ये गठबंधन समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आरएलडी और रायबरेली और अमेठी के लोग ठीक है नीतीश, मैं आपको रोकना चाह रही हूँ। मेरे साथ तमाम मेहमान और हमारे रिपोर्टर भी ग्राउंड से मौजूद हैं और लगातार आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं, लेकिन इसी बीच कुछ राजनीतिक बयान भी सामने आ रहे हैं, जरा वो सुन लेते हैं। हम तो ये कहेंगे कि परिवर्तन का रुझान है, क्योंकि जनता बहुत परेशान है। हम ये चाहते थे कि और लोग रैली कर कर के थक जाएं, तब हम लोग प्रचार करें, क्योंकि गठबंधन हुआ है तो मैं समझता हूँ आने वाले समय में तारीख जब आ जाएंगी, कितने चरणों में चुनाव होगा, चरणों के हिसाब से कार्यक्रम भी तय कर लेंगे, जिससे कि जनता में जाने का मौका मिले और जनता से अपील करने का मौका मिले। बिल्कुल पहले से बचा हुआ है, सिर्फ अंतर यह है कि चुनाव आयोग के हाथ में आ जाएगा। तो मैं सोचता हूं कि चुनाव के आयोग के हाथ में आने के बाद कुछ रास्ता सुधार का निकलेगा। हरीश खुराना जी, अगर आपने सुना हो अखिलेश यादव को, तो वो ये कह रहे हैं कि वो इंतजार कर रहे थे कि भाई लोग अपनी रैलियां कंप्लीट कर लें, उसके बाद वो शुरू करेंगे, यानी जहां आप खत्म करेंगे वहां से तो वो शुरू करेंगे। देखिए, वही वाली बात है कि अखिलेश जी को अगर भरोसा होता कि चुनाव वो जीत सकते हैं, तो ना उनको मायावती जी की सहायता की जरूरत पड़ती और ना जो सो कॉल्ड जो उन्होंने कहा कि कांग्रेस भी हमारे साथ है और ना आरएलडी की जरूरत पड़ती। ये सब दिखाता है कि कोई विचारधारा इनके अंदर नहीं है और फिर भी इकट्ठे हैं। तो यही दिखाता है कि इनको सिर्फ एक ही डर है, वो डर है नरेंद्र मोदी के नाम का। वो डर अच्छा है ना, उनको डर लगा लेना चाहिए, लेकिन हमें पूरा यकीन है। दो कारण हैं इसके, एक हमारा संगठन बूथ लेवल के ऊपर हमारी तैयारी पूरी है और दूसरा नरेंद्र मोदी जी के काम। ये दोनों फैक्टर जब जुड़ेंगे तो पिछली बार से ज़्यादा सीटें आएंगी, हमें पूर्ण रूप से विश्वास है। निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूँ कि जितनी सीटें आई थी उसको हम क्रॉस करेंगे ही करेंगे।